तो बिना वक्त गंवाए बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। तिहाड़ में उसकी पहली रात कड़ी निगरानी के बीच गुजरी। 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने आफ्ताब को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। जेल के अंदर आफ्ताब पर दिन रात 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जेल प्रशासन के कुछ लोग भी आफ्ताब की हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखेंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरुआती कुछ दिन आफ्ताब के सेल से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। सेल के अंदर भी वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकेगा। हालांकि आफ्ताब के साथ सेल के भीतर कुछ और कैदी भी रहेंगे। तिहाड़ के अधिकारियों ने आफ्ताब को जेल नंबर 4 में रखा है। जेल भेजने से पहले रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का मेडिकल कराया गया। यहां उसका एक्सरे भी किया गया। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में ही अदालत लगाकर आफ्ताब की पेशी हुई थी। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर समरप्रीत हुड्डा के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की थी कि अंबेडकर अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए, जिसे मजिस्ट्रेट ने मान लिया था। तो फरेबी आफ्ताब को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार जब श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज में थे, उस वक्त आफ्ताब एक साइकोलॉजिस्ट को डेट भी कर रहा था। इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए। कपड़े से मुंह छुपाए खड़े श्रद्धा के इस कातिल को डेटिंग का चस्का था। वो लड़कियों से दोस्ती करने का शौकीन था। वो रिश्तों में ईमानदारी को ढकोसला मानता था। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी डेटिंग ऐप से एक लड़की को घर बुलाया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जिस घर में श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े हुए थे, वहाँ आफ्ताब डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को अपने घर ले आया था। ये लड़की पेशे से साइकोलॉजिस्ट है। इसका नाम क्या है, घर कहाँ है, ये सब दिल्ली पुलिस को पता चल चुका है और दिल्ली पुलिस ने लड़की से पूछताछ भी कर ली है। वहीं श्रद्धा के पिता का मानना है कि मर्डर के बारे में आफ्ताब के परिवार को सब पता है। श्रद्धा के पिता को लगता है कि आफ्ताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था। यही वजह है कि उसने अपने परिवार से नाता तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, मां की मौत के बाद श्रद्धा कभी अपने पिता से मिलने नहीं पहुंची और न ही आफ्ताब की ज्यादतियों के बारे में उसने परिवार को बताया। विकास वालकर ने एबीपी न्यूज को बताया कि उन्हें लगता है कि आफ्ताब के परिवार को हत्या के बारे में जानकारी थी। न्यूज इन व्यूज में अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां दिखा पीएम मोदी का दम। खेड़ा, निंतारा और सूरत में करेंगे जनसभा। 2 दिन 7 रैलियां, टारगेट पर 30 सीटें। गुजरात के रण में आज फिर नरेंद्र मोदी का दम दिखेगा। आज पीएम खेड़ा, नेत्रंग और सूरत में जनसभा करके बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर 1 बजे भरूच और 3:30 बजे खेड़ा में जनसभा करने के बाद पीएम मोदी शाम 6:30 बजे सूरत एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सूरत एयरपोर्ट से मोटा वराछा गोपिन फार्म तक पीएम करीब 30 किलोमीटर तक का सफर बाई रोड तय करेंगे। इस दौरान अलग अलग जगहों पर पीएम के स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं। गोपिन गांव सभा स्थल पर पीएम शाम 7:30 बजे पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सूरत सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। उधर गुजरात पहुंचकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर अटैक शुरू कर दिया है। जो जुगाड़ू लगाए गए थे यूपी गवर्नमेंट पर 2G स्पेक्ट्रम, वो कहाँ चला गया? और हर साथ मोदी जी बैठे सत्ता में, जेल क्यों नहीं भेजा किसी को? काला धन वो कहाँ गया? काला धन एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी आलोचना को सहन नहीं कर सकती। न्यूज एंड व्यूज में अब रिपोर्ट उस नाम से जिसको लेकर भयंकर बयानबाजी हो रही है गुजरात चुनाव में। डॉक्टर अब्दुल लतीफ कई सालों तक गुजरात में खौफ का दूसरा नाम रह चुका। लतीफ को मरे 25 साल हो गए हैं, लेकिन गुजरात चुनाव में इस डॉन को फिर से जिंदा कर दिया गया है। 25 नवंबर को गुजरात की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस राज में लतीफ दादा जैसे अपराधी होते थे। अब हर जगह एक ही दादा है और वो है हनुमान दादा। इसके बाद पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने डॉन अब्दुल लतीफ को गरीबों की मदद करने वाला बताया। गरीबों को बहुत डोनेट करता था। मैं तो कभी मिला नहीं, लेकिन ही वॉज वेरी पॉपुलर। मानते हैं गरीबों को डोनेट करता, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। वेरी पॉपुलर। बिल्कुल, तो गैंगस्टर डॉन और उस पर आरोप था मुंबई, वो अलग सवाल है, वो तो सब में होता है। लेकिन डॉन जो होता है ना, दिल का नरम होता है, रुजू होता है, दयालु होता है। ये बहुत दयालु। 29 नवंबर 1997 को नरोदा रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने लतीफ का एनकाउंटर कर दिया। वाघेला का कहना है कि एनकाउंटर उनकी सरकार ने किया था। सरकार मेरी, मैं कहूंगा मेरी सरकार ने, ऑफिसरों ने किया और उनके दे हैव गॉट द रीजंस।
और वो किया। इसके बाद मैं था तो हिंदू मुस्लिम जो राइट्स यहाँ होते थे, बुटलेगिंग जो ज्यादा होता था, शराब वाला मामला, उसमें काफी कंट्रोल आ गया था। वाघेला के बयान को बीजेपी ने लपक लिया। आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट करके वाघेला को घेरा। वहीं गुजरात चुनाव में फिर एक बार बयान दिया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये चुनाव एक तरफा है। तो वहीं अमित शाह ने नर्मदा आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। गुजरात चुनाव में ये बीजेपी का दमखम है। कल गुजरात के हिम्मतनगर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने रोड शो किया। भीड़ देखकर नड्डा खुश थे। लोग उत्सुक हैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए और मुझे ये चुनाव एक तरफा दिख रहा है। उधर भावनगर में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने कांग्रेस और कांग्रेस राज में गुजरात पर सॉलिड अटैक किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस राज में गुंडा माफियाओं का राज था। 2002 के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। हमारा राहुल बाबा पद यात्रा निकल्या जोड़े कोने लઈને નીકળ્યા મેઘા પાટકર ને ઓળખો છો ને? મેઘા પાટકર કોણ ઓળખો છો કે નહીં? જેને આપણો ડેમ 20 વર્ષ મોડો કર્યો એ મેઘાબેન ને લઈને રાहुल बाबा पद यात्रा निकल्या। अब बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कर लेते हैं, जो गुजरात चुनाव में बिहार जैसी कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ओवैसी ने अमित शाह के 2002 वाले बयान पर अब पलटवार किया है। गुजरात चुनाव में अब 2002 एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। 25 नवंबर को अमित शाह ने कहा था कि 2002 में दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया गया था कि आज तक गुजरात में दंगा नहीं हुआ। शाह के इस बयान को ओवैसी भुनाने में जुटे हैं। गुजरात में मुस्लिमों का गढ़ माने जाने वाले जूहापुरा में ओवैसी ने शुक्रवार को रैली की और 2002 के सहारे मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी की कोशिश की। मैं भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे। उधर कांग्रेस ने भी अमित शाह के 2002 वाले बयान पर काउंटर किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता चाहती है। उन्होंने भारत के अंदर अपनी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की कोशिश की है जो नफरत से भरी हुई। तो देखिए, गुजरात के चुनाव में सीएम योगी की बड़ी डिमांड है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में योगी के प्रचार से पार्टी खुश है, लेकिन कल की रैली में योगी ने केजरीवाल पर कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है। मोदी के गुजरात में यूपी के योगी खूब दहाड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगले 1 वर्ष तक उस G20 के देशों गिर सोमनाथ में योगी ने रैली की। योगी के निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल पर सीएम योगी ने कुछ ज्यादा ही शब्द बाण छोड़े। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। योगी जब अमरेली के सावरकुंडला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने पहुंचे तब उन्होंने आम आदमी पार्टी की बजाय कांग्रेस पर हमला किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस तो अपनी हार कबूल कर चुकी है। सबसे बड़ी बात तो इस बार कांग्रेस पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। दोनों भाई बहन चुनाव से गायब है ना, ये उनकी हार का पहला प्रमाण है। 27 साल से सरकार और 20 साल मोदी युग में रहकर गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला बन गया। गुजरात बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें प्रयोगशाला फैक्टर साफ झलक रहा है। 7 साल में 20 लाख रोजगार, 20,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ रुपए, सिंचाई नेटवर्क के लिए 25,000 करोड़ रुपए, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1,000 करोड़, गौशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट और कट्टरता के खिलाफ एंटी रेडिकलाइजेशन सेल। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला माना जाता है, लिहाजा इस बार भी बीजेपी का घोषणा पत्र विकास के साथ हिंदुत्व के विजन को समेटे हुए के
बकवास पर मुझे कुछ नहीं कहना। प्रचार करें ना भाई, क्यों नहीं कहते हैं कि हम मस्जिद बनवाएंगे? आ जाए मैदान में। भाजपा जब देखती है तो समान रूप से सबको देखती है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चला है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में 27 साल से सरकार है। 2-2.5 दशक से ज्यादा सरकार चलाने के बाद ये आज भी वादा कर रहे हैं। ये झूठे वादे हैं, बीजेपी कभी भी लागू नहीं करेगी। दिल्ली का चुनाव है और वीडियो की भरमार है। ये खबर दिल्ली से कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आ गया है सामने। वीडियो में सत्येंद्र जैन के जेल रूम की सफाई करते हुए लोग दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह सफाई सत्येंद्र जैन की देखरेख में हो रही है। सत्येंद्र जैन की देखरेख में कुल 10 लोग लगाए गए हैं। 8 लोग सर्विस दे रहे हैं जबकि 2 लोग सुपरविजन के लिए रखे गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया, इस वीडियो के बारे में बताएं। देखिए, चौंकाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं और बड़ा स्ट्रेंज है कि अब ये जानकारी मिल रही है जो आप तस्वीरों में देख रही हैं कि उनके जो जेल का कमरा है उसकी साफ सफाई चल रही है। हमें जो सोर्सेस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब इस बात की जांच कराई जाएगी कि करीबन 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो सत्येंद्र जैन का जिनको रूम की क्लीनिंग, बिस्तर बदलना, उनको बाहर का अच्छा खाना खिलाना, पानी पिलाना, इन सब व्यवस्थाओं में लगाया गया था। और अभी इस बात को की पुष्टि की जाएगी कि ये लोग खुद भी इनमेट्स थे या फिर बाहर से इन लोगों को अंदर आने जाने की अनुमति दी गई थी। ये बड़ा मसला है, बहुत बड़ा सवाल है कि एक के बाद एक वीडियोस रिलीज हो रहे थे। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि एक इनमेट जिस पर रेप का आरोप था वो उनकी मालिश वगैरह कर रहा था और अब इस तरह का विजुअल सामने आया है जो स्टैब्लिश करता है कि किस तरह से बाकायदा कमरे की साफ सफाई, खाना पीना सब कुछ बाहर से लाने के लिए व्यवस्थित तौर पर कई लोग वहां पर थे। और अब इसकी जांच कराई जाएगी कि ये सभी इनमेट्स थे या फिर बाहर से इनको अनुमति दी गई। ठीक है आशीष, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आज बीजेपी का सबसे ग्रैंड इवेंट दिखेगा। बीजेपी का दावा है कि आज उसके 1 लाख कार्यकर्ता 1 करोड़ दिल्ली वालों से मिलेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का भी जिक्र हम करेंगे, जो आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी चुनाव में श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब पर एक बहुत बड़ा बयान दिया। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक आज दिल्ली की गली, सड़क, मोहल्ले बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान से भरे रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आज दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। इस बीच दिल्ली एमसीडी चुनाव में पाकिस्तान और श्रद्धा हत्याकांड की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण, झाड़ू छाप वालों की तुष्टीकरण की नीति के कारण इस देश के अंदर कुछ छोटे छोटे पाकिस्तान और बन गए हैं। इसका जीता जागता प्रमाण ये वार। देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा हत्याकांड पर बोलते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश और यूपी में आफ्ताब जैसा जुर्म करने की किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर झाड़ू छाप है, वहां पर पंजे वाली है, इसलिए इस प्रकार की घटना हो रही है। किसी की मां ने दूध पिलाया है तो करे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटना। और न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं चार्जशीट पर मचे घमासान की। दिल्ली आबकारी घोटाले में शनिवार को भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तलवारें खिंची रही। पहले सीबीआई और अब ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होने की वजह से दोनों दलों के बीच दूसरे दिन भी खूब तू मैं हुई। दिल्ली शराब घोटाले में गुरुवार को सीबीआई ने 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और शनिवार को ईडी ने भी राउस एवेन्यू कोर्ट में करीब 3,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में समीर महेंद्रू का नाम है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों की किसी भी चार्जशीट में दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी साबित हुई है। आज बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के पास रत्ती भर भी सबूत होता मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ तो पूरे शहर में, पूरे देश में घूमकर ढिंडोरा पीटती बीजेपी। हालांकि बीजेपी अब भी अपने आरोपों पर कायम है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ऐसा ही एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि सीबीआई की चार्जशीट में जिस विजय नायर का नाम है वो केजरीवाल का करीबी है और आरोपी दिनेश अरोड़ा सिसोदिया का। आम आदमी पार्टी याद रखे कि जांच खत्म नहीं हुई। कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी सोच रहे हैं कि हमारी चोरी पकड़ी नहीं गई। अरविंद केजरीवाल जी, कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं।
दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वालों को टिकट दिया है। आपके 8% उम्मीदवारों के खिलाफ तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये चुनाव रेडी पटरी वाले जो दिल्ली पुलिस का डंडा खाते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और दिल्ली इलेक्शन वॉच ने संयुक्त रूप से एमसीडी उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है, जिसमें सामने आया है कि आम आदमी पार्टी ने दिल खोलकर आपराधिक छवि के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषण किए गए आम आदमी पार्टी के 248 उम्मीदवारों में से 45 का आपराधिक रिकॉर्ड है यानी 18%, जबकि बीजेपी के 250 में से 27 उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड है यानी कुल का 11%। कांग्रेस में सबसे कम 245 में से 25 उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं यानी करीब 10%। इस बार एमसीडी चुनाव के लिए कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 139 के करीब उम्मीदवार किसी न किसी तरह से आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। एक उम्मीदवार ऐसा है जिसने अपने हलफनामे में हत्या से जुड़े केस का जिक्र किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा, नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। एमपी में एक डाकू को पकड़ने का लाइव वीडियो सामने आया, तो वहीं पटना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप कहेंगे कि कोई माँ बाप ऐसा कर सकते हैं। और इस रेड के साथ मध्य प्रदेश में अपराध का आतंक फैलाने वाले गुड्डा गुर्जर गैंग का सफाया हो गया। मुरैना और ग्वालियर पुलिस की इस रेड में डकैत कल्ला गुर्जर को कुछ इस तरह दबोचा गया। ये डाकू गुड्डा गुर्जर गैंग का आखिरी सक्रिय सदस्य था। 10,000 के इनामी इस डकैत के पास से पुलिस को एक बंदूक और 10 कारतूस मिले हैं। अब आपको घटना से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पटना जंक्शन के पास एक दंपत्ति ने अपनी 2 साल की बेटी को सड़क पर ही छोड़ दिया और दोनों वहां से भाग गए। ये देखिए, एक जोड़ा बच्ची के साथ दिख रहा है, इनमें थोड़ी तू मैं होती है, फिर अचानक बच्ची को छोड़कर दोनों अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। इस बच्ची को पास के ही एक होटल कर्मचारी ने खाना खिलाया, फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची के माता पिता की खोजबीन जारी है। देखे कि बच्चा अकेला घूम रहा है, ये इधर से उधर रोड के आर पार हो रहा है। एक जेंट्स थी, एक लेडीज थी, जिसमें अपने टूटू में करते करते वो उधर भाग गया, वो उधर भाग गया, बच्चा अकेला पड़ गया। मैं गोदी में लाया, तो अभी लेके अभी मैं पुलिस थाना में लेकर आया। संविधान दिवस के मौके पर कल बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में राहुल गांधी ने लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। उसके बाद एक सिरे से आरएसएस, बीजेपी और केंद्र सरकार पर बरस पड़े। इस दौरान उनसे कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग पढ़ो, मजदूर बनो। महंगाई, रोजगार, सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाने के बाद राहुल गांधी ने संविधान निर्माता अंबेडकर की जन्मस्थली से खड़े होकर आरोप लगाया कि अब इसी संविधान का गला घोंटा जा रहा है। आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो संविधान को सामने से नहीं खत्म कर सकते। ये काम छुप के किया जाता है। मंच से राहुल गांधी ने अपनी दादी और पिता की दुखद हत्या का भी जिक्र किया, लेकिन लगे हाथ ये भी कहा कि उनके दिल में नफरत की जगह नहीं है। मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए, ना आरएसएस के लिए नफरत है, इतनी सी भी नफरत नहीं है। राहुल पूरे रॉ में बोल रहे थे और बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि उसका सुधार उन्होंने मंच से ही किया। आरएसएस के लोग आजकल पहले नहीं करते थे, पहले हाथ नहीं जोड़ते थे गांधी जी के सामने, पहले गोडसे जो है उनके सामने मतलब हाथ जोड़ते थे। जी गलती से निकल गया। आइए न्यूज एंड व्यूज में खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोरबंदर में चुनाव बंदोबस्त में आए इंडियन रिजर्व बटालियन जवानों के बीच झड़प हो गई और इस झड़प में 2 जवानों की मौत हो गई है। जवानों के बीच झड़प नवी बंदर के साइक्लोन सेंटर में हुई। इसके बाद फायरिंग हुई, जिसमें मौके पर ही 2 जवानों की जान चली गई। मरने वालों में से एक जवान का नाम खुमन थेम रोही कांता है। वहीं इस आपसी फायरिंग में सुरजीत लुकिन और जितेंद्र सिंह खुमम थेम नाम के 2 जवान गोली लगने से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए पहले पोरबंदर के भाव सिंह जी अस्पताल लाया गया, लेकिन बाद में जामनगर रेफर करना पड़ा। एक कमनसीब फायरिंग की घटना हुई है, 2 जवान की मौत हुई है और 2 जवान जो इंजर्ड हैं जामनगर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में उनको भेजा है। जवानों के बीच ये फायरिंग क्यों हुई,
विवाद की वजह क्या थी ये अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि पोरबंदर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। बड़े अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इंडियन रिजर्व बटालियन एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे पोरबंदर में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। पोरबंदर में 1 दिसंबर को पहले चरण के तहत मतदान होना है। न्यूज इन व्यूज में अब बात राजस्थान में चल रही सियासत की कर लेते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच लगातार खींचतान बढ़ती जा रही है। अब गहलोत सरकार में चिकित्सक मंत्री परसादी लाल मीणा ने पायलट पर वार किया है। राहुल गांधी के कदम जिस रफ्तार से राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं उससे दोगुनी रफ्तार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में अदावत बढ़ रही है। अब नया मोर्चा परसादी लाल मीणा ने खोला है। पायलट साहब की सफाई देनी चाहिए। भाई हम 35 दिन मानेसर क्यों रहे? 102 विधायक नहीं होते तो हमारी सरकार बसती नहीं, 2 साल पहले ही विदा हो जाती। जैसे एमपी की हुई, कर्नाटक की हुई, महाराष्ट्र की हुई, वैसे हमारी विदा हो जाती। कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को गद्दार बोलकर पुराने विवाद को नए सिरे से जन्म दिया था और अब उनके समर्थक विधायक विवाद की उसी लकीर को रोज खींचकर बड़ा कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चले हैं कि खुद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को 29 नवंबर को राजस्थान आना पड़ रहा है। कुर्सी के लिए तो सदियों से बयानबाजी और कंपटीशन होता आया है, लेकिन इस कंपटीशन से कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, मजबूत होगी, ये ध्यान रखना। पॉलिटिकल जितना भी चल रहा है ये सब ब्रेक लग जाएगा। इस विवाद के बीच 4 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की सरहद में दाखिल होगी। उद्धव ठाकरे का गुस्सा एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों पर फूटा है। उन्होंने कहा है कि जिनका खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है वो क्या लोगों का भविष्य संवारेंगे। सियासी जमीन मजबूत करने और उस पर अपने पैर जमाने के लिए उद्धव ठाकरे नए सिरे से मिशन महाराष्ट्र में जुट गए हैं और इसी कड़ी में वो शनिवार को बुल्ढाणा पहुंचे, समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया और उसी दौरान पूरे के पूरे शिंदे गुट पर हमला बोला। काही जण 40 रेडे घेऊन गुवाहाटीला गेलेत. हे रेडे मी नाही म्हटलेलं, त्यांच्याच एका मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांनी म्हटलेले की आमचे 40 रेडे तिकडे गेलेले आहेत. गेल्या आठवड्यात गेले होते स्वतःचा हात दाखवायला. म्हणजे ज्याला स्वतःचं भविष्य माहिती नाही तो आपलं भविष्य ठरवणार. उद्धव अपने बागियों के भविष्य पर इसलिए चोट कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका वर्तमान न सिर्फ बिगड़ा बल्कि सत्ता से लेकर सांसद तक भी चले गए। मी मनापासून सांगतो की त्यांना तिथे आशीर्वाद घ्यायला जायची गरज लागली. मी तुमचे आशीर्वाद घ्यायला आलेलो आहे। और एक बार फिर से अपने बागियों की फौज लेकर शिंदे कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं और यही बात उद्धव को चुभ रही है। वो हमले पर हमले कर रहे हैं। मैनपुरी से लेकर रामपुर तक उपचुनाव का प्रचार धुआंधार हो चला है। मैनपुरी में प्रचार में समाजवादी पार्टी इतनी व्यस्त है कि रामपुर पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया। डिंपल यादव डोर टू डोर प्रचार के रास्ते पर हैं, तो शिवपाल यादव बहू की जीत के लिए नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और आज जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में भी घर घर जाएंगे। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार मैदान मार कर ही दिल्ली जाना है। बहुत इस बार सारे बूथ मैनेजमेंट बीजेपी के फेल होने वाले हैं। जो समर्थन मिल रहा है वो नेताजी की वजह से मिल रहा है। मैनपुरी से अलग रामपुर में भी सियासी सरगर्मियां चरम पर है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष सतपाल सैनी आज आजमगढ़ में प्रचार करेंगे। इनसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में हुई खिचड़ी पंचायत में भाग लिया, फिर गन्ना खाकर चुनाव का प्रचार किया। रामपुर में अब सपा के स्टार प्रचारकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एसपी के 3 स्टार प्रचारकों ने अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की, प्रचार की रणनीति बनाई। इस बीच अब्दुल्ला आजम ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। क्योंकि आज भी जिस तरीके का फ्लैग मार्च हुआ और ये कहा कि अगर 5 तारीख को निकलोगे तो फाड़ देंगे भी। रामपुर में पुलिस प्रशासन का काम मतदान कराना नहीं है, लोगों को मतदान से रोकना है। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं एक स्कीम की। शराबबंदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बम्पर स्कीम लेकर आए हैं। लोगों को लखपति बनने का मौका दे रहे हैं। बस आइए और 1 लाख रुपए लेकर जाइए। मौत, मातम और चित्कार की ऐसी तस्वीरें बिहार से आए दिन सामने आती हैं, क्योंकि फाइलों में तो बिहार शराब मुक्त हो गया, लेकिन जमीन पर शराबबंदी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। और आखिर में थक हार कर नीतीश कुमार शराबबंदी को कामयाब बनाने के लिए नई स्कीम लेकर आए हैं। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर इस स्कीम का ऐलान किया गया। अब कोई भी शराब वाले धंधा के साथ जुड़ेगा नहीं, बाहर रहेगा गरीब गुरबा तबका, उनको सरकार देगी 1 लाख रुपया, दूसरा कोई काम करना शुरू करेगा।
अप्रैल 2016 में जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी, उसके बाद भी बिहार सरकार ने बेरोजगार हुए लोगों के लिए 60,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। 40,000 से ज्यादा परिवारों ने इसका लाभ भी लिया। बावजूद इसके शराबबंदी पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, बल्कि इसके उलट राज्य में अवैध शराब का धंधा खूब फला फूला। यूपी और झारखंड से लगती बिहार की सीमा पर शराब तस्करी तेजी से बढ़ी। विपक्ष ने तो यहाँ तक आरोप लगाए कि बिहार पुलिस की मिलीभगत से शराब माफिया करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। क्या नीतीश सरकार किसी कवि से डरती है? ये सवाल कवयित्री अनामिका अंबर को सोनपुर मेले के कार्यक्रम में जाने से रोकने के बाद उठ रहे हैं। क्या ये पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में काबा नहीं बाबा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंडी में गाए इसी गीत की वजह से अनामिका अंबर खूब सुर्खियों में रही थी, लेकिन अब एक विवाद की वजह से सुर्खियों में है। आरोप है कि इस विवाद को बिहार सरकार ने जन्म दिया है। 25 नवंबर को अनामिका बिहार पहुंच भी गयी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पटना से आगे सोनपुर नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वो बिहार के खिलाफ कविता पाठ करेंगे। एडीएम साहब की डायरेक्ट मेरे से बात हुई है। उन्होंने खुद मुझे ये बोला है कि अनामिका जी, मुझे बहुत दुख है कि हम आपको काव्य पाठ नहीं करवा पाएंगे। हमें ऊपर से मंत्रालय से ये आदेश है कि हम आपको काव्य पाठ नहीं करवा पाएंगे, हमें निर्देश दिए गए हैं। अनामिका को रोके जाने के विरोध में बाकी के कवियों ने भी सम्मेलन का बॉयकॉट कर दिया। आयोजन को रद्द हमारे कवियों ने मेरे सम्मान में किया। सोनपुर के लोग तो अनामिका को नहीं सुन सके, लेकिन उन्होंने अपने ही अंदाज में बिहार सरकार को संदेश दिया है। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर दी। इस मुस्लिम एमएलसी का भाषण अब तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि देश के साथ पहला प्रधानमंत्री, आज तक किसी ने प्रधानमंत्री ने, देश के किसी प्रधानमंत्री ने सफेद पोश मुसलमानों की तो बात की, इज्जत अफजाई की, लेकिन गरीब गुरबा अति पिछड़ा दलित मुसलमानों की बात कभी नहीं की गई। पीएम मोदी की जमकर तारीफ करने वाले ये हैं जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी गुलाम गौस। सीएम नीतीश कुमार के इस सिपह सलार को लगता है कि मोदी से पहले किसी पीएम ने पिछड़ों और मुसलमानों के हित की बात नहीं की। शनिवार को पटना के विधान परिषद सभागार में वंचित पसमानदा विमर्श कार्यक्रम के आयोजन में जेडीयू नेता गुलाम गौस ने ये भी कहा कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। 99 का 100% मुसलमान सब हिंदू था, इसको कहने में कोई संकोच की बात नहीं। हालांकि अपने भाषण में गुलाम गौस ने कहा कि इस देश में ना इस्लाम खतरे में है, ना हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद माना जा रहा है कि जेडीयू अपने एमएलसी से सफाई मांग सकती है। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब तिहाड़ जेल पहुंचा। इसे तिहाड़ के जेल नंबर 4 में बाकी कैदियों से अलग रखा गया। आफ्ताब 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। जेल अथॉरिटी के कुछ लोग हमेशा इस पर नजर भी रखेंगे। आफ्ताब को कल अंबेडकर अस्पताल में ही कोर्ट लगाकर पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने एक लड़की को अपने घर पर बुलाया था। पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर ली है। लड़की पेशे से मनोचिकित्सक है। श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला से पुलिस ने 40 से 45 मिनट तक पूछताछ की और इस दौरान श्रद्धा से जुड़े बेहद बुनियादी सवाल पूछे गए। ओवैसी के बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का तंज कहा, जब ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो तो मिट्टी का तेल डालकर जला देना चाहिए। ओवैसी ने हाल ही में कहा था श्रद्धा मर्डर केस लव जिहाद नहीं है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस पर बेवजह की जा रही है राजनीति। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के फीसल इलाके में 2 आईईडी बम बरामद। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाकर डिफ्यूज कर दिया गया। लखनऊ के विभूति खंड में स्कूल के बाहर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। 18 साल के एक छात्र की मौत हो गई। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले अखिल गुप्ता की हत्या का आरोपी प्रवीण कामले हरिद्वार से गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। पटना में बीच सड़क पर 2 साल की मासूम को छोड़कर भागे माता पिता। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। घटना पटना जंक्शन की बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए इस्लामी की 90 करोड़ से अधिक की संपत्ति सील। एसआईए की रिपोर्ट पर एक्शन हुआ है।
यूपी के सहारनपुर में बीएसपी नेता शाहनवाज मलिक की दबंगई, नगरपालिका कर्मचारी के साथ मारपीट की, सरकारी दफ्तर में फाड़े दस्तावेज। यूपी के लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग के कर्मचारी को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पंजाब के संगरूर में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, घर में ही दफन की पति की लाश, 1 महीने बाद पुलिस का खुलासा। पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले 18 साल के युवक की कनाडा में चाकू मारकर हत्या, परिवार ने कनाडा सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के बिजनौर में दिन दहाड़े बीबीए के छात्र की हत्या, साथ पढ़ने वाले छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या को दिया अंजाम। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला, आरोपी हाकम सिंह की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। राजस्थान के कोटा में पूजा अरोड़ा हत्याकांड में 5 महीने बाद पुलिस का खुलासा, प्रेमी प्रमोद कुमार ने पैसों के लिए की थी हत्या। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में घुसे हथियारबंद बदमाश, गार्ड को बंधक बनाकर लूटे 5,500 किलो के तांबा। यूपी के बुलंदशहर में बीएसपी के पूर्व विधायक महरूम हाजी अलीम के घर को कुर्क किया गया है, उनके दोनों बेटों की तलाश में पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापे में तमंचे और 32 बोर की 2 पिस्टल बरामद, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हरियाणा की यमुनानगर में अवैध खनन और फर्जी ई जारी करने के आरोप में 45 लोगों पर केस दर्ज। कोलकाता के तिरहट्टी बाजार में लगी भीषण आग, 120 साल पुराने मकान की 3री मंजिल पर यह आग लगी, सिलेंडर ब्लास्ट है आग की वजह। यूपी में कानपुर के चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन से कटकर हुई एक महिला की मौत, पिकनिक मनाने आई थी महिला। यूपी के प्रयागराज में एक दुल्हन की सीएम योगी से अनोखी मांग, अपने शादी का न्योता देकर घर के बाहर की सड़क ठीक करवाने की अपील। राजस्थान के भरतपुर में टीवी सीरियल में महाराजा सूरजमल के बारे में गलत जानकारी देने पर विवाद, स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराया। पंजाब के अमृतसर में पूर्व अकाली नेता सुच्चा सिंह लंगाह को सुनाई धार्मिक सजा, 21 दिन तक करेंगे बर्तनों की सेवा। यूपी के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लक्सा थाने में धरना दिया, बीजेपी नेता संग बदसलूकी के आरोप में थाना प्रभारी सस्पेंड किया गया। यूपी के मेरठ में चीनी मिल में लगी भीषण आग, टरबाइन में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क पर ट्रक फंसने से आवाजाही ठप, मुनस्यारी थल मोटरमार्ग पर कई घंटों तक फंसे रहे लोग। यूपी के हापुड़ में एमबीबीएस की छात्रा ने संदिग्ध हालातों में फांसी लगाकर की आत्महत्या, जीएस मेडिकल कॉलेज की थी छात्रा। राजस्थान के बांसवाड़ा में एबीपी न्यूज की खबर का असर, एम्बुलेंस में हुई मरीज की मौत के मामले में जांच टीम मौके पर पहुंची। पंजाब के मोगा में पक्का मोर्चा लगाने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, किसानों पर जबरन कॉम्प्लेक्स में घुसने का है आरोप। उत्तराखंड के पौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में लगा सिर तन से जुदा का पोस्टर, हिंदूवादी संगठन ने नाराजगी जताई। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक मनचला युवक अपने घर की छत से प्रेमिका का नाम पुकारता रहा, हंगामे के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया इसको। उत्तराखंड के कोटद्वार में विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी का हुआ जमकर विरोध, लाल पानी इलाके में लोगों ने विरोध किया। हिंदी और मराठी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले का 77 साल की उम्र में निधन, पुणे के अस्पताल में अंतिम सांस ली। पुणे के बैकुंठ शमशान में हुआ विक्रम गोखले का अंतिम संस्कार, कई दिनों से बीमार चल रहे थे एक्टर, वेंटिलेटर पर थे। अभिनेता विक्रम गोखले के निधन से देश भर में शोक का माहौल, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने दुख जताया। गुजरात के पोरबंदर में इलेक्शन ड्यूटी पर आए अर्धसैनिक बल के जवानों के बीच झड़प, फायरिंग में 2 जवानों की मौत, 2 घायल। झड़प में घायल दोनों जवानों को इलाज के लिए जामनगर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, हंगामा किस वजह से हुआ पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने दाखिल की 3000 पन्ने की चार्जशीट, कहा इस चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। शराब घोटाले की चार्जशीट दाखिल करते हुए ईडी ने कोर्ट में बताया कि मामले में अभी जांच जारी है, अब सिर्फ समीर महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मनीष को झूठे केस में फंसाने के लिए क्या मोदी जी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, सीबीआई और ईडी की चार्जशीट ने साबित कर दिया है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ ही नहीं।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, बेईमान सोच रहे हैं वो छूट जाएंगे, लेकिन हमें विश्वास है कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। ईडी की चार्जशीट पर मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी है झूठी पार्टी, इस झूठ के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी मनीष सिसोदिया से माफी मांगे, सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा घोटाले में जिस विजय नायर का नाम आ रहा है वो केजरीवाल का करीबी, दिनेश अरोड़ा भी सिसोदिया का करीबी। एमसी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नीतियों की वजह से दिल्ली में छोटे छोटे वार्ड पाकिस्तान बने। विजयवर्गीय ने किया श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र, कहा दिल्ली में टुकड़े कर दिए, उदयपुर में गर्दन काट दी, यूपी एमपी में ऐसा हो कोई करके दिखाए। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आज बीजेपी झोंकेगी पूरी ताकत, सुबह 8 बजे से शुरू होगा और रात 10 बजे तक चलेगा जनसंपर्क अभियान। दिल्ली में बीजेपी के आज के महाजनसंपर्क अभियान में जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल होंगे, घर घर जाकर बीजेपी का करेंगे प्रचार। आज के महाजनसंपर्क अभियान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू और अजय मिश्र टेनी भी शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी के करीब 1.25 लाख कार्यकर्ता भी आज एक महाजनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल, 1 करोड़ मतदाताओं का तक पहुंचने का है लक्ष्य। यूपी के मैनपुरी सीट पर हो रहे उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव का धुआंधार प्रचार, डिंपल ने कहा समाजवादी पार्टी की जीत होगी। शिवपाल यादव ने मैनपुरी में किया धुआंधार प्रचार, डिंपल यादव के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं और वोट मांगे। आज जसवंत नगर में बहु डिंपल के लिए डोर टू डोर प्रचार करेंगे शिवपाल। रामपुर में चुनाव से पहले बीजेपी ने किया खिचड़ी पंचायत का आयोजन, पंचायत में शामिल हुए मुख्तार अब्बास नकवी। रामपुर में अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने में जुटी बीजेपी, यूपी बीजेपी के नेता बासित अली कर रहे हैं मुस्लिम इलाकों में चुनाव प्रचार। पीएम मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के चुनावी दौरे पर, 2 दिनों में करेंगे 7 रैलियां, आज भरूच, खेड़ा और सूरत में करेंगे प्रचार। पीएम का काफिला सूरत एयरपोर्ट से करीब 28 किलोमीटर तक सफर तय करेगा। इस दौरान अलग अलग जगहों पर पीएम के बनाए गए हैं स्वागत पॉइंट्स। वाघेला के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, दाऊद गैंग का डॉन रहा है अब्दुल लतीफ, कांग्रेस को वोट का मतलब लतीफ का आतंक। शंकर सिंह वाघेला ने एबीपी न्यूज से बातचीत में किया था बड़ा दावा, अब्दुल लतीफ को बताया था उदार, पॉपुलर और गरीबों की मदद करने वाला। 25 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने डॉन लतीफ पर दिया था बयान, कहा कांग्रेस राज में लतीफ दादा जैसे अपराधी होते थे, अब हर जगह एक ही दादा है और वो है हनुमान दादा। गुजरात के हिम्मतनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, कहा यहां पीएम मोदी के लिए विश्वास और प्यार बिना शर्त है, जनता बीजेपी को समर्थन देने के लिए आतुर। गुजरात के भावनगर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा बाबर ने मंदिर तोड़ा, कांग्रेस ने कोर्ट में लटकाया मामला और मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। अमित शाह के गुजरात दंगों वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा तुमने यही पाठ सिखाया कि बिल्किस के बलात्कारियों को रिहा करवाया। अमित शाह ने 2 दिन पहले गुजरात की रैली में कहा था 2002 में दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया, आज तक दंगा नहीं हुआ। गुजरात के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में हिंदुत्व के एजेंडे और गुजरात के तमाम मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1000 करोड़ देने का वादा। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर आप नेता राघव चड्ढा ने कहा 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सत्ता है और ये झूठे वादे हैं जिसे बीजेपी कभी पूरा नहीं करेगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की कांग्रेस को चुनौती, कहा अगर कांग्रेस को मंदिरों को 1000 करोड़ देने पर आपत्ति है तो कहे कि वो मस्जिद बनवाएंगे। गुजरात के गिर सोमनाथ में सीएम योगी का केजरीवाल पर हमला, कहा यह आदमी है आतंकवादी का सच्चा हितैषी। वडोदरा में अमित शाह के चुनावी प्रचार में देखे गरबा के रंग, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने गरबा कर रैली में रंग भर दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, आज जामनगर में करेंगे रोड शो, सुबह 11 बजे सूरत में करेंगे बड़ा ऐलान और आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात, कार्यक्रम के जरिए करेंगे देश को संबोधित। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।